हेलो दोस्तों, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ अंकित। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स का एक नया लेक्चर। कल हमने एंट्रोपी की रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस सब देख लिया था और एंट्रोपी का काफ़ी कुछ कंसेप्ट सीखे थे। आज उन्हीं कंसेप्ट पर और उन्हीं फार्मूलेज पर कुछ और प्रैक्टिस कराऊंगा ताकि तुम्हारा टॉपिक में कॉन्फिडेंस आ जाए और भी फाइन हो जाए टॉपिक। तो चलो बिना किसी देरी के अपना अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो जुड़ जाओ सभी लोग। ये तो रिकॉर्डेड लेक्चर है तो जुड़ नहीं सकते, तब रिकॉर्डेड में मैं अपलोड करूँगा तो देखना आराम से। और बारिश हो रही है, बारिश का मज़ा लेते हुए पढ़ाएंगे आज। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? द एंट्रोपी चेंज द एंट्रोपी चेंज when 2 mole of ideal monoatomic gas CV दिया है। इसका CV कितना है? 3/2R is heated from 200 degree Celsius to 300 degree Celsius reversibly and isochorically पहला ऑप्शन ए ऑप्शन 3/2R ln 300/200। बी ऑप्शन 5/2R ln 573/273। थर्ड ऑप्शन 3R ln 573/473। फोर्थ ऑप्शन 3/2R नेचुरल लॉग 573/473। ये हमारे ऑप्शन हैं। सबसे पहले क्या करना है, जो किसी ने अगर कल का लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ 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 उसका लेक्चर देख लें। प्रीवियस लेक्चर से ही लिंक्ड क्वेश्चन है सभी और उसी फार्मूले पर बेस्ड है। तो तुम सोचो, तो तुम कहो तो एक बार फार्मूला रिवाइज करवा दे रहा हूँ। चलो रिवाइज करवाता हूँ। फार्मूला क्या था? डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सी बी एल एन T2/T1 प्लस एन आर एल एन V2/V1। और दूसरा फार्मूला क्या था? डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सी पी एल एन T2/T1 प्लस एन आर नेचुरल लॉग P1/P2। ये दो फार्मूलेस थे, इसी पर क्वेश्चन करने वाले हैं हम। ठीक है, तो बोला क्या है उसने? ये दो फार्मूलेस हैं, अब तुम्हारे दिमाग में बैठ गए होंगे। तो अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मैंने इतनी भी हिंट दे दी कि कहाँ से क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है, एंट्रोपी चेंज है 2 मोल ऑफ आइडियल मोनोएटॉमिक गैस। मतलब मोल दे दिया है, कितना? 2 मोल है। सी भी दे दिया है और फ्रॉम टेम्परेचर इतने जो इतने रिवर्सिबली आइसोकोरिकली लिखा है। मतलब वॉल्यूम क्या होगा? 0, डेल्टा बी 0, चेंज इन वॉल्यूम 0 रहेगा। और दूसरी कंडीशन, टेम्परेचर इधर डिग्री सेल्सियस में दिया है। 200 डिग्री सेल्सियस T1 कितना दिया है? 200 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलो, 273 ऐड कर दो, 473 हो गया। T2 कितना है? 300 में 273 ऐड कर दो तो टेम्परेचर हो गया 573। ये सब केल्विन में है। किस में है? केल्विन में। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे।
पूछा क्या है हमसे, इंट्रोपी चेंज। इंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला लगाएंगे एन सी बी वाला, एल एन T2/T1, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा क्योंकि ये टर्म तो जीरो हो जाएगी, एन आर एल एन V2/V1, क्योंकि आइसोकोरिकली है तो ये टर्म तो जीरो हो जाएगी, तो इसको हटा ही दो। ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा। नंबर ऑफ मोल्स कितने गिवन है, 2। सीवी की वैल्यू कितनी गिवन है, 3/2R। और नेचुरल लॉग T2 कितना है, ये T2 है, ये T1 है, 573/473, 473। 2 से 2 कट गया, 3R ln 573/473 आंसर आ गया हमारा। देखो ऑप्शन में कहीं दिखाई दे रहा है 3R ln 573, पहला नहीं, थर्ड ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, ऑप्शन मतलब ऑप्शन देख लिया करो कि अगर क्वेश्चन पूरा सॉल्व करने को बोल रहा है या मतलब कैसे में, मतलब डाटा ऑप्शन देख के तो पता ही चल जाता है। कुछ लोग पूरा हाँ नीचे तक सॉल्व करते रहेंगे, नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करते रहेंगे और सॉल्व करते रहेंगे। भाई पहले ऑप्शन तो देख लिए, ऑप्शन देखना जरूरी है। ऑप्शन में अगर मतलब कैलकुलेट कर, पूरा कैलकुलेट करने को एक तो नहीं आता है इसमें, इसमें पूरा कैलकुलेट नहीं करवाता है तुमसे, डायरेक्ट ऊपर ऊपर पूछ लेता है, खाली इतना चेक करता है तुमको फॉर्मूला लगाना आता है या नहीं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। when 2 mole of ideal gas, 2 mole of an ideal gas, Cp दिया है, Cpm कितना दिया है, 5/2R, heated from 300 Kelvin to 600 Kelvin at constant pressure, at constant pressure. The change in entropy of gas is, the change in entropy of gas is, पहला ऑप्शन है 3/2R नेचुरल लॉग 2, सेकेंड ऑप्शन है -3/2R नेचुरल लॉग 2, थर्ड ऑप्शन है 5R नेचुरल लॉग 2, फोर्थ ऑप्शन है 5/2R नेचुरल लॉग 2। तो हमको सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर दे दिया है, इधर कांस्टेंट प्रेशर दिया है, तो कौन वाला फॉर्मूला लिखना है जो मैंने कांस्टेंट प्रेशर P1 V1 आ रहा, P1 P2 आ रहा था, सेकंड नंबर पे जो फॉर्मूला लिखा था। जैसे ही वीडियो स्टार्ट करोगे मैंने 2 फार्मूले लिखे थे, एक ऊपर एक नीचे, Cp वाला फार्मूला लगना है। और बेसिकली कांस्टेंट प्रेशर बोल दिया है तो प्रेशर वाली टर्म तो जीरो हो जाएगी, तो टेम्परेचर N 2 दे दिया है, T1 दे दिया है 300 केल्विन और T2 कितना दे दिया है 600 केल्विन। अब बस फॉर्मूला लगा दो चेंज इन एंट्रोपी का, तो NCP ln T2/T1 ये फॉर्मूला है। नंबर ऑफ मोल कितने हैं, 2, Cp की वैल्यू गिवन है हमको, बिल्कुल गिवन है 5/2R, और टेम्परेचर T2 कितना गिवन है 600/T1 300, 2 टाइम्स कटा, इससे ये कट गया 5R नेचुरल लॉग 2, 5R नेचुरल लॉग 2 कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए
और फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए। तो बिल्कुल कुछ नहीं है क्वेश्चन में। और कल भी मैं 2 क्वेश्चन इसी तरह की प्रैक्टिस करवा के सेशन एंड किया था, ठीक है। तो भाई इधर प्रैक्टिस तो झमाझम करते हैं हम, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। उससे पहले ये देखना जरूरी है कैमरा चल रहा है या नहीं। चलो कैमरा तो चल रहा है। फॉर इरिवर्सिबल एक्सपेंशन, फॉर इरिवर्सिबल एक्सपेंशन of an ideal gas, of an ideal gas under isothermal condition, under isothermal condition, under isothermal condition, the correct option is, the correct option is पहला डेल्टा यू इज इक्वल टू 0, डेल्टा एस टोटल इज नॉट इक्वल टू 0। सेकेंड ऑप्शन डेल्टा यू इज इक्वल टू नॉट 0, डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू 0। थर्ड ऑप्शन डेल्टा यू इज इक्वल टू 0, डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू 0। फोर्थ ऑप्शन डेल्टा यू इज इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा एस टोटल नॉट इक्वल टू 0। अब इसमें हमको क्वेश्चन को देखो लॉजिकली इसको सॉल्व करना है। क्या बोल रहा है, इरिवर्सिबल प्रोसेस से पहली बात तो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, एक्सपेंशन हो रहा है ऑफ आइडियल गैस अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। आइसोथर्मल कंडीशन क्या होती है, आइसोथर्मल कंडीशन, आइसोथर्मल कंडीशन, आइसोथर्मल कंडीशन में डेल्टा टी 0 होता है। और इंटरनल एनर्जी क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है, मैंने बताया था। तो डेल्टा यू क्या होगा, 0। डेल्टा यू 0 हो गया है, बिल्कुल सही। अब हमको क्या देखना है, इरिवर्सिबल प्रोसेस दी है। इरिवर्सिबल प्रोसेस में मैंने बताया था, इरिवर्सिबल प्रोसेस में मैंने एक चीज बताई थी कि एंट्रोपी 0 नहीं होती। रिवर्सिबल प्रोसेस में चेंज इन एंट्रोपी 0 होती है। इरिवर्सिबल प्रोसेस सभी नेचुरल फिनोमेना, जितने भी नेचुरल फिनोमेना है सभी इरिवर्सिबल है, सभी के सभी, और स्पॉन्टेनियस है। ऑल नेचुरल प्रोसेस आर स्पॉन्टेनियस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि उनकी एंट्रोपी बढ़ती रहती है। जैसे वाटरफॉल हो रहा है तो एंट्रोपी बढ़ रही है, माउंटेन्स टूट रहे हैं, वॉल्केनो आ रहे हैं, मतलब गैलेक्सी टकरा रही हैं, टूट रही हैं, घूम रही हैं, तो ये सब क्या है, इससे लगातार एंट्रोपी बढ़ रही है। हर सेकंड हर मिनट एंट्रोपी बढ़ती रहती है, ठीक है। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगा, चेंज इन एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी, ऑलवेज पॉजिटिव। और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बताया था, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स कंटिन्यूसली क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में डेल्टा यू 0 देख लो और डेल्टा एस नॉट इक्वल टू 0। तो पहले ही ऑप्शन मुझे सही लग रहा है, पहले ही ऑप्शन सही है, ठीक है। तो अभी तक तो सब एकदम फिट एंड फाइन चल रहा था। चलो और आगे देखते हैं। बारिश हो रही है, मुझे भी पढ़ाने में मज़ा आ रहा है। क्यों, क्योंकि गर्मी नहीं लग रही है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। फॉर ए सैंपल ऑफ ए परफेक्ट गैस, ऑफ ए परफेक्ट गैस when its pressure, when its pressure is changed from P initial to P final, the entropy change is given by, the entropy
change is given by, तो पहला है डेल्टा एस इज इक्वल टू एन आर नेचुरल लॉग पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। सेकेंड ऑप्शन है डेल्टा एस इज इक्वल टू एन आर एल एन पी इनिशियल पी फाइनल। थर्ड डेल्टा एस इज इक्वल टू एन आर टी एल एन पी फाइनल माइनस पी फाइनल अपॉन पी इनिशियल। फोर्थ ऑप्शन डेल्टा एस इज इक्वल टू आर टी नेचुरल लॉग पी इनिशियल अपॉन पी फाइनल। तो देखो क्या दिया है, एक बार क्वेश्चन को देखो। सैंपल ऑफ परफेक्ट गैस व्हेन ए प्रेशर इज चेंज फ्रॉम, प्रेशर चेंज हो रहा है, एंट्रोपी पूछ रहा है, तो प्रेशर वाला फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला है, देखो मैं बताऊं। डेल्टा एस इज इक्वल टू हमने पढ़ा था एन सी पी एल एन टी टू अपॉन टी वन प्लस एन आर एल एन पी वन अपॉन पी टू। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, लेकिन पूछा क्या है, परफेक्ट गैस फ्रॉम परफेक्ट गैस लिखा है, मतलब एंट्रोपी चेंज इज गिवन बाय एंट्रोपी चेंज। प्रेशर के टर्म में हमसे पूछा है, तो ये टर्म तो हटा दो, जीरो परफेक्ट गैस है। डेल्टा एस आया है एन आर एल एन पी इनिशियल अपॉन पी फाइनल। वॉल्यूम के टर्म में क्या था, उल्टा था। अगर एन सी बी एल एन टी टू अपॉन टी वन अपॉन टी वन होता, तो इधर वॉल्यूम क्या होता, बी टू अपॉन बी वन। लेकिन इधर है पी इनिशियल अपॉन पी फाइनल। सबसे ज़्यादा गलती लड़के इधर ही करते हैं। तो बस डेल्टा एस क्या निकल के आ गया, एन आर एल एन पी इनिशियल अपॉन पी फाइनल। ठीक है, पी इनिशियल अपॉन पी फाइनल। कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज़ भी समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन भी एकदम सिंपल टाइप का था। अभी तक जो करते आ रहे हैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, अब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, अब थोड़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, थोड़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी थ्योरेटिकल देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग endothermic process is which of the endothermic process are spontaneous पहला melting of ice, second evaporation of water, थर्ड ऑप्शन क्या है, हीट ऑफ कंबस्शन, फोर्थ बोथ ए एंड बी 1 and 2। देखो अब ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल। मैंने बताया था, इसमें लिखा है एंडोथर्मिक प्रोसेस आर स्पॉन्टेनियस। मैंने बताया था कि केवल एनर्जी फैक्टर नहीं होता है जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को डिसाइड करता है, उसके लिए हमको क्या एंट्रोपी की भी नीड पड़ती है। और उधर मैंने बताया था, क्या बताया था, कि कुछ एंडोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती हैं, जबकि एनर्जी वाला क्राइटेरिया बोल रहा था कि ओनली एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही स्पॉन्टेनियस होंगी। लेकिन उसका लिमिटेशन यही था कि मतलब कहीं को मतलब एनर्जी वाले फैक्टर का यही लिमिटेशन था, क्योंकि काफ़ी रिएक्शन ऐसी थी जो कि एंडोथर्मिक होने के बावजूद स्पॉन्टेनियस रिएक्शन थी। तो बस वही हमको देखना है कौन सी रिएक्शन, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, मतलब H2O सॉलिड से H2O अगर
लिक्विड बन रहा है, तो ये कैसी प्रोसेस होती है, एंडोथर्मिक, क्योंकि इसमें हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब, तभी तो सॉलिड से लिक्विड बनता है। और ये स्पॉन्टेनियस भी होती है, खुद से खुद होती है, रूम टेम्परेचर पर रख दो तुम आइस को, पिघल के क्या लिक्विड बना लेगी। और इवापोरेशन ऑफ वाटर, अरे तुम कपड़े फैलाने को डालते हो तो कुछ टाइम बाद सूख जाते हैं ना, तो बेसिकली होता क्या है, वो हीट एब्जॉर्ब करते हैं और नेचुरली अकरिंग फिनोमेना है, खुद पे खुद होता है। ये भी डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव। लेकिन कंबस्शन ऑफ हीट ऑफ कंबस्शन ये क्या है, एंथैल्पी, एंथैल्पी और हीट ऑफ कंबस्शन ये क्या होते हैं, नेगेटिव। तो हमको पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोथर्मिक प्रोसेस आर स्पॉन्टेनियस, तो पहला दूसरा हमारा क्या है, एंडोथर्मिक भी है और स्पॉन्टेनियस भी है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। आई थिंक इतनी बातें अभी तक समझ में आई होंगी, इतनी बातें समझ में आई होंगी। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक प्रोसेस, ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, प्रेशर ऑफ इज मेंटेन कांस्टेंट, प्रेशर इज मेंटेन्ड कांस्टेंट, कांस्टेंट। बी ऑप्शन, गैस इज आइसोथर्मली एक्सपेंडेड, गैस इज आइसोथर्मली expanded, expanded। C option, there is perfect heat, there is perfect heat insulation, heat insulation। D option, the system change heat with surrounding, the system changes heat with surrounding, with surrounding। तो क्या दिया है देखो, ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस पे क्या होता है, प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, नहीं ये तो आइसोबारिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस नहीं ये आइसोबारिक प्रोसेस है। ये आइसोथर्मली एक्सपेंडेड है तो आइसोथर्मल प्रोसेस है। देयर इज परफेक्ट हीट इंसुलेशन, क्या यही ऑप्शन सही लग रहा है, हाँ, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस में ना ही हीट एक्सचेंज होती है सराउंडिंग से, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में किसी प्रकार की हीट एक्सचेंज नहीं होती है। हीट बेसिकली क्या होती है, Q0, मतलब किसी प्रकार की हीट एक्सचेंज नहीं होती है। और चौथा ऑप्शन लिखा है सिस्टम चेंजेस हीट विद सराउंडिंग, ये तो बिल्कुल सरासर गलत है भैया। इधर सिस्टम सराउंडिंग के बीच में किसी प्रकार का मतलब एक्सचेंज नहीं होता है हीट का, ये है ऑप्शन, देयर इज परफेक्ट हीट इंसुलेशन, मतलब परफेक्ट हीट इंसुलेशन मतलब हीट ना ही बाहर जाएगी ना ही अंदर आएगी सिस्टम के, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, थ्योरेटिकली ऐसे भी पूछ सकता है एग्जामिनर, ये सब मतलब काफ़ी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं इसमें, मैं मेंशन नहीं किए हैं, लेकिन एक्चुअली जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ मोस्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और कुछ मैंने खुद से डाले हुए हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट एंट्रोपी, हैज हाईएस्ट एंट्रोपी, मतलब हाईएस्ट एंट्रोपी किस में होगी, पहला ऑप्शन है मरकरी, दूसरा है वाटर, थर्ड है हाइड्रोजन, फोर्थ है ग्रेफाइट,
अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। क्या पूछा है, एंट्रोपी हाईएस्ट होनी चाहिए। एंट्रोपी में मैं बेसिकली हम लोग देखते क्या है, मेजर एंट्रोपी क्या मेजर करती है, एंट्रोपी रैंडमनेस नहीं होती है, एंट्रोपी मेजर करती है मतलब रैंडमनेस को या डिसऑर्डरनेस को। ठीक है, तो बेसिकली हाईएस्ट एंट्रोपी बोल रहा है किसकी होगी, मरकरी। ये कैसा मेटल है, एक बात एक कंसेप्ट याद रखना, अगर मास ज्यादा है, मास ज्यादा है तो मूवमेंट क्या होगी, कम, मूवमेंट क्या होगी, कम। अरे मोटे आदमी और पतले आदमी को दौड़ने को बोल दो तो मोटा आदमी धीरे धीरे जाएगा और जो कि पतला आदमी होगा सर भाग जाएगा। ठीक है, तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी मूवमेंट कम होगी, और उसकी मूवमेंट कम होगी तो उसकी एंट्रोपी भी कम होगी क्योंकि रैंडमनेस कम होगी। ठीक है, और इधर पूछा है हाईएस्ट एंट्रोपी। अब मरकरी में देखो, ये तो बेसिकली लिक्विड फॉर्म में हैवी मेटल होता है, हैवी मेटल होता है, और वाटर क्या है, H2O है, ये भी काफ़ी भारी होता है। और हाइड्रोजन गैस, इसमें थोड़ी लॉजिकल मिल रहा है मुझे। हाइड्रोजन में ग्रेफाइट क्या होता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर, लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है। कार्बन 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 के हेक्सा रिंग, पेंटागन हेक्सा रिंग मिलके मतलब क्या, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर बनाते हैं, तो इसमें भी रेस्ट्रिक्टेड मोशन रहता है। और हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन सिंपली ये तो सबसे लाइटेस्ट है, और जितना मास जिसका कम होगा उसी की रैंडमनेस ज़्यादा होगी, उसी की मूवमेंट ज़्यादा होगी, तो उसकी एंट्रोपी भी ज़्यादा हो जाएगी। तो हमारा ये ऑप्शन क्या है, सही है। थर्ड ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। अब हम चलते हैं आगे, अब हम फर्दर डिस्कस करेंगे एंट्रोपी चेंज। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी चेंज। बेसिकली हम देखते किस किस में एंट्रोपी चेंज, रिवर्सिबल के लिए भी देख सकते हो, इरिवर्सिबल के लिए, रिवर्सिबल के लिए और इरिवर्सिबल के लिए। और दोनों रिवर्सिबल प्रोसेस हो चाहे इरिवर्सिबल प्रोसेस हो, हम देख रहे हैं इंट्रोपी चेंज। इंट्रोपी चेंज, एक बात बताना, तुम्हारे पास सिस्टम है फिर सराउंडिंग है। अगर हमको एंट्रोपी का चेंज मेजर करना है, देखना है एंट्रोपी का चेंज, तो एक बात बताओ, तुम सिस्टम में देखोगे या सराउंडिंग में। तो ऑब्वियस सी बात है, सिस्टम है, जैसे लैब में बैठे हो तुम एक बीकर लेके, तो तुम्हारा सिस्टम है, अगर तुम उधर रिएक्शन करवाओगे तो सबसे ज़्यादा हीट चेंज कहाँ आएगी, सिस्टम में। और सराउंडिंग में तो यार ना के बराबर होगा चेंज भैया, मतलब एक टेस्ट ट्यूब में तुम रिएक्शन करवा रहे हो और उसका इफेक्ट सराउंडिंग एक मतलब बहुत बड़ा एरिया हो जाता है, जिसमें हल्का सा भी इफेक्ट आ रहा है अगर थर्मोडायनेमिक स्टडी का, तो उसको हम सराउंडिंग कंसीडर करते हैं, और सिस्टम और सराउंडिंग मिलकर यूनिवर्स बनाते हैं, ये मैं तुमको बता चुका हूँ। तो बेसिकली अगर मुझे एंट्रोपी चेंज देखना है तो मैं प्रेफर किसको करूँगा, प्रेफर उधर करूँगा, उस मतलब सिस्टम को करूँगा, क्योंकि उधर मुझे हीट चेंज अच्छे से दिखाई दे रहा है, मतलब निग्लेजिबल नहीं बोल सकते उसमें, पर प्रॉपर तुमको समझ में आएगा कि रिएक्शन चल रही है, हीट निकल रही है या नहीं। लेकिन सराउंडिंग में ये मेजर कर पाना थोड़ी मुश्किल है। तो ये बेसिकली इफेक्ट ऑफ किसका है, इफेक्ट ऑफ सिस्टम है, इफेक्ट ऑफ सिस्टम है। ठीक है, एंट्रोपी चेंज किसका, इफेक्ट ऑफ सिस्टम है। इफ Q amount, if heat is released by system, heat is released by system to del Q positive, then heat is absorbed by, heat is absorbed by सराउंडिंग, ऑब्वियस सी बात है।
अगर हीट सिस्टम से निकलेगी तो ये सराउंडिंग में एब्जॉर्ब होगी। ये बात तो तुमको कल अच्छे से पता चल गई थी, काफ़ी बार मैंने इसमें डिस्कस किया था कि अगर सिस्टम हीट छोड़ेगा तो सराउंडिंग ही लेगा ना, मतलब सिस्टम सराउंडिंग ही मिलकर तो यूनिवर्स बनाए हैं। तो अगर हीट रिलीज सिस्टम कर रहा तो सराउंडिंग क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा उस हीट को। या फिर वाइस वर्सा भी लिख सकते हो, वाइस वर्सा उल्टा भी कर सकते हो, वाइस वर्सा। ठीक है, आई थिंक इतनी चीज सब तुमको समझ में आई होगी। अब चल दो एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल प्रोसेस देखेंगे। हीट चेंज कहाँ देखेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस में। अब हम देख रहे हैं हीट चेंज और रिवर्सिबल प्रोसेस में। एंट्रोपी चेंज, सॉरी एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल प्रोसेस। देखना अच्छे से देखना, एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल प्रोसेस। एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस में बेसिकली अगर सिस्टम रिलीज हीट तो Q होगा प्लस Q। तो सराउंडिंग क्या करेगा, सराउंडिंग एब्जॉर्व करेगा। सराउंडिंग, अरे यार एक स्पेलिंग का क्या हो रहा है, सराउंडिंग एब्जॉर्व करेगा। अगर हीट रिलीज कर रहा है तो नेगेटिव, और ये एब्जॉर्ब करेगा तो पॉजिटिव। ठीक है, तो डेल्टा एस सिस्टम क्या हो जाएगा, डेल्टा एस सिस्टम हो जाएगा प्लस क्यू माइनस क्यू अपॉन टी, और डेल्टा एस सराउंडिंग क्या हो जाएगा, प्लस क्यू अपॉन टी। और डेल्टा एस टोटल निकालने के लिए डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, यही होगा। तो डेल्टा एस सिस्टम कितना है, माइनस क्यू अपॉन टी, और ये क्या है, क्यू अपॉन टी। तो इधर से दोनों कट जाएंगे, तो डेल्टा एस टोटल क्या निकल के आएगा, जीरो। मतलब रिवर्सिबल के केस में जीरो निकल के आएगा डेल्टा एस टोटल। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर, लेकिन मैं थोड़ी एक कंडीशन रख दूं, अगर एक कंडीशन रखूं, इतना छाप लो, फिर मैं इतना छापना है, ठीक है, लिखना है सब कुछ। तो अगर मैं थोड़ी कंडीशन स्पेसिफाई कर दूं, जैसे टेम्परेचर को मैं लेट टेम्परेचर T1 हायर टेम्परेचर है और T2 क्या है, लोअर टेम्परेचर। T1 हायर टेम्परेचर है, T2 लोअर टेम्परेचर है। मैंने स्पेसिफाई कर दिए हैं। अब मैं लिखूं अगर डेल्टा एस सिस्टम तो Q अपॉन T1, ये सिस्टम में हीट क्या कर रहे थे अपन लोग, रिलीज करवा रहे थे, चलो रिलीज करवा दो। और डेल्टा एस सराउंडिंग क्या कर रहा था, हीट एब्जॉर्ब कर रहा था, तो Q प्लस क्यू अपॉन टी, सही, T2। अब टेम्परेचर T1 को मैंने ज़्यादा ले लिया है T2 को, तो डेल्टा एस टोटल अगर निकालेंगे, डेल्टा एस टोटल, तो माइनस क्यू अपॉन T1 प्लस क्यू अपॉन T2। तो इधर से क्या लिख सकता हूँ मैं, क्यू को कॉमन ले लो, माइनस 1 अपॉन टी, अरे 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1 आएगा। और इसको फर्दर सॉल्व करो, क्यू T2 T1, इधर T1 माइनस T2। अगर T1 ज़्यादा है, इफ
T1 क्या है, ज़्यादा है, जो कि दिया है हमको। T2 क्या है, हायर टेम्परेचर। T1 हायर टेम्परेचर है, तो ये क्या होगा, डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव आएगा इस केस में। डेल्टा एस टोटल कहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव। लो, ठीक है, इतनी बातें समझ में आनी चाहिए। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इंट्रोपी चेंज फेज ट्रांसफॉर्मेशन में और पढ़ेंगे। फेज ट्रांसफॉर्मेशन अभी तक हमने फेज ट्रांजिशन में नहीं पढ़ा है। इंट्रोपी चेंज तो थोड़ी सा टॉपिक और रह गया है, इतना छाप लो फिर करते हैं। तो आई थिंक ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब हम पढ़ रहे हैं एंट्रोपी चेंज इन फेज ट्रांसफॉर्मेशन, फेज ट्रांजिशन। एंट्रोपी चेंज इन फेज ट्रांजिशन। एंट्रोपी चेंज देखेंगे फेज ट्रांजिशन में। हमने एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, डेल्टा एस सिस्टम, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी पढ़ा है। ये फॉर्मूला हम काफ़ी देर से पढ़ के आ रहे हैं। और रिवर्सिबल क्यों ले रहे हैं हम बार बार, ये बात भी तुमको पता है क्यों। सिस्टम सिस्टम में हीट हमको क्या है, हीट का मतलब हीट में जो भी चेंजेस आते हैं हमको दिखाई दे जाते हैं, लेकिन सराउंडिंग में सभी रिएक्शन इरिवर्सिबल होती हैं। और ये इरिवर्सिबल मतलब सभी रिएक्शन रिवर्सिबल होते हैं, क्योंकि उसमें हीट का ना के बराबर चेंज नज़र आता है। और ये आइडियल मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस एक्चुअली हमको देखने को मिलती ही नहीं है। जितनी भी हम प्रोसेस वगैरह रिएक्शन वगैरह देखते हैं, जो हम फिनोमेना देखते हैं, सब इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। तो क्यों रिवर्सिबल हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम चेंज कहाँ के लिए चेंज देख रहे हैं, हम सराउंडिंग की बात कर रहे हैं। क्यों रिवर्सिबल अपॉन टी, और ये सब हो रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। अगर कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर की बात है, कांस्टेंट प्रेशर में क्यू रिवर्सिबल को क्या लिख सकता हूँ, क्यू, अगर मैं इसको क्यू पी लिखूँ, क्यू पी अपॉन टी। और टेम्परेचर पता है हम कौन सा लेते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन अभी समझ में आएगा, ट्रांजिशन का मतलब टी ट्रांजिशन, टी ट्रांजिशन, टी ट्रांजिशन। और क्यू पी को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एच लिख सकता हूँ या नहीं। क्यू पी को मैं डेल्टा एच इंथैल्पी से डिनोट कर सकता हूँ, टी ट्रांजिशन। बिल्कुल बिल्कुल, ट्रांजिशन मतलब एक वो स्टेट होती है, जैसे ट्रांजिशन टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट मान लो तो एक्चुअली, या फिर फ्रीजिंग पॉइंट मान लो 0 डिग्री सेल्सियस पर। एक्चुअली होता क्या है, 273 केल्विन पर होता क्या है कि आइस मेल्ट भी हो रही होती है और आइस फॉर्म भी हो रही होती है। मतलब दोनों प्रोसेस एक साथ हो रही होती हैं। मतलब एक जब दोनों प्रोसेस एक साथ हो रही हैं तो उधर क्या रिवर्सिबल प्रोसेस आ जाती है। इसलिए ट्रांजिशन टेम्परेचर हम लिख रहे हैं, ठीक है। ट्रांजिशन टेम्परेचर ही लेते हैं। और एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, पहला है एंट्रोपी, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। entropy of fusion, entropy of fusion is defined as change in entropy entropy of fusion is defined as change in entropy when entropy when 1 mole solid substance change into liquid phase, solid phase change into solid substance ही लिख दो, substance change into liquid form,
मतलब कौन से टेम्परेचर पर, लिक्विड फॉर्म एट मेल्टिंग पॉइंट इनटू लिक्विड फॉर्म, इधर क्या लिखेंगे, एट मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट पर ही तो ये फिनोमेना होता है। आइस किससे, सॉलिड से लिक्विड में बदलती है। देखो जैसे H2O सॉलिड है, अगर मैं इधर टेम्परेचर कितना दे दूँ 273 केल्विन, 273 केल्विन पर अब क्या होगा, H2O लिक्विड बनेगा, सॉलिड से लिक्विड बन रहा होगा, आइस वाटर में कन्वर्ट हो रही होगी, इसी टेम्परेचर पर मतलब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है इंट्रोपी ऑफ फ्यूजन का, इंट्रोपी ऑफ फ्यूजन का फॉर्मूला होता है, इंट्रोपी लिखना है, डेल्टा एच से डिनोट करते हैं इंट्रोपी, डेल्टा एच किसका, फ्यूजन, डेल्टा एच इधर कौन सा रहेगा, फ्यूजन वाला, फ्यूजन अपॉन टेम्परेचर कौन सा, ट्रांजिशन वाला, ट्रांजिशन मतलब टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट वाला, मेल्टिंग पॉइंट मतलब इसी को ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलते हैं, जिसमें दोनों फेस इक्विलिब्रियम पर रहती हैं। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला निकल आया डेल्टा एस फ्यूजन का। अब इंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन और पढ़ना है हमको, इंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन। दूसरा क्या है, इंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन, एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन। बेसिकली एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, एक ऐसा टेम्परेचर ले लो जिसमें लिक्विड किसमें, गैस में कन्वर्ट हो जाए। एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन इज डिफाइंड एज, एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन इज डिफाइंड एज change in entropy when 1 mole of liquid change into vapor phase एट बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला सबसे पहले डेल्टा H2O क्या है, लिक्विड से किस में कन्वर्ट होना है, इसको गैस में, H2O गैस में, तो कितना टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस दोगे, 100 डिग्री सेल्सियस, यही होगा, यही ट्रांजिशन टेम्परेचर होगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे, डेल्टा एस वेपराइजेशन है, वेपराइजेशन, डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन टेम्परेचर कौन सा, बॉइलिंग पॉइंट वाला। ठीक है, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन, 373 केल्विन, 273 होता है ना, हाँ 373 डिग्री केल्विन। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोपी चेंज इन फेज ट्रांजिशन देख लिया है अब हमने। अब हम थोड़ा सा डिस्कशन कर ले रहे हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हम पढ़ेंगे। हम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एट एब्सोल्यूट 0 केल्विन एट एब्सोल्यूट, एंट्रोपी
ऑफ परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड at absolute zero Kelvin entropy of perfect crystalline solid is taken मतलब पर क्या लेते हैं हम टेकन एज जीरो। क्या सर समझ नहीं आया? बिल्कुल समझाऊंगा। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर मतलब एब्सोल्यूट जीरो केल्विन मतलब ये वो टेम्परेचर होता है जहाँ पर अगर सॉलिड जिस मतलब उसके मॉलिक्यूल जहाँ पर हैं किसी प्रकार का कोई रैंडमनेस नज़र नहीं आएगा। मतलब जीरो केल्विन मतलब एकदम फ्रीज होकर रख मतलब चीज़ें हो जाएंगी स्टक, एकदम स्टक चीज़ें रहेंगी। मतलब उधर एंट्रोपी क्या हो जाएगी? परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड होना चाहिए। परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड ही समझ में नहीं आया होगा, देखो मैं समझाता हूँ। बेसिकली कोई भी सब्सटेंस हो उसको अगर 3D में रीअरेंज करेंगे, 3 डायमेंशनल में, अगर उसके मॉलिक्यूल 3 डायमेंशन में एकदम वेल एंड गुड तरीके से अरेंज हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड। हालांकि मोनो एटॉमिक मतलब मोनो एटॉमिक स्पीसीज को हम बोल देते हैं कि परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जैसे मोनो एटॉमिक गैस को। लेकिन 100% ये भी नहीं है, मोनो एटॉमिक गैस भी 100% क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है। मोनो एटॉमिक गैस को हम कंसीडर कर लेते हैं, मतलब इसको हम कंसीडर कर लेते हैं क्योंकि ओनली वन मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट। और डायटोमिक मॉलिक्यूल को तो हम नहीं करते कंसीडर। डायटोमिक स्पीसीज को हम नहीं करते कंसीडर। क्यों नहीं करते? देखो अगर कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड 3D में अरेंज है इस तरह, अपन ने तो देख लिया इस तरह अरेंज है, लेकिन जरूरी थोड़ी ना है इस तरह हो, क्योंकि डिफरेंट मॉलिक्यूल है। हो सकता है CO फिर इधर OC हो, फिर इधर OC हो, फिर इधर CO हो, फिर CO हो, फिर OC हो, फिर क्या हो? OC, फिर CO, फिर CO। मतलब इधर कोई क्या अरेंजमेंट चेंज हो रही है, 3D में सेम अरेंजमेंट नहीं आ रही है इधर। तो मतलब डायटोमिक स्पीसीज को हम कंसीडर नहीं करते हैं परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड में। हालांकि मोनो एटॉमिक एक हद तक हम मान लेते हैं, चलो हटाओ, मतलब ये परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, हालांकि होता नहीं है। तो थर्ड लॉ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है? एट एब्सोल्यूट जीरो केल्विन पर एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड कितनी होती है? 0। बस इधर से ही स्टेटमेंट से ही क्वेश्चन आ जाएगा, 0 याद रखना, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर। आई थिंक आज के सेशन में मज़ा आया होगा, तो दबा के लाइक करो, शेयर करो और मज़े से पढ़ाई करो। बाय।